नमस्कार मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। पिछली वीडियो में हम स्वर और व्यंजन का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम अयोगवाह क्या होते हैं, कितने होते हैं का अध्ययन कर रहे हैं। अयोगवाह संख्या में 4 होते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूल्य, उपध मानीय। ये जो अयोगवाह होते हैं इन्हें अयोगवाह ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्रों में नहीं पढ़े जाते हैं, इसलिए ये अयोगवाह कहे जाते हैं। वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण ये अयोगवाह कहे जाते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग क्या होते हैं? तो सूत्र है एक, अम एह इति अचय परा अनुस्वार विसर्गो, यानी अम और एह के बाद आने पर क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहे जाते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कि बालकम, रामम, श्यामम आदि में मकार के बाद अकार के ऊपर जो बिंदु है उसका नाम अनुस्वार है। दूसरा हम देखते हैं कि जो अनुस्वार है इसका उच्चारण स्थान नासिका है और इसका सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य। इसी प्रकार हम विसर्ग के विषय में देखते हैं कि रामे, श्यामे, ग्रामे आदि में मकारोत्तर आकार के बाद जो 2 बिंदु हैं उसी को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अब हम देखते हैं जीवा मूल्य क्या होते हैं। तो ये जो क्रॉस का निशान लगा हुआ है ये असलियत में ऐसा चिन्ह नहीं लिखा जाएगा। ये अर्ध विसर्ग हैं, लेकिन टाइपिंग के दौरान कोई ऐसा चिन्ह प्राप्त ना होने की वजह से ये चिन्ह लगाया गया है। तो अर्ध विसर्ग का और अर्ध विसर्ग खा इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जीवा मूलिया, यानी अर्ध विसर्ग के और अर्ध विसर्ग खे के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे जीवा मूल्य कहते हैं। यानी जो अर्ध विसर्ग होता है वो क और ख के पहले अर्ध विसर्ग लगाया जाता है वह उसे जीवा मूल्य वर्ण कहते हैं। यथा बालक क्रीडति, बालक खेलति। इसका उच्चारण कंठ के भी नीचे जीवा मूल से होता है, इसलिए इसे जीवा मूल्य कहते हैं। तो जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम। अभी हम दूसरा देखते हैं, सही कुपवो। तो ऐसे ही अर्ध विसर्ग का और अर्ध विसर्ग पौच है, यानी के और पे के सूत्र से, यानी अर्ध विसर्ग के और अर्ध विसर्ग पे। पहले सूत्र में हमने देखा कि अर्ध विसर्ग के और खे, लेकिन इसमें देखा हमने अर्ध विसर्ग के और पे के सूत्र से विसर्ग ही विकल्प से जीवा मूल्य बन जाता है। यानी इसमें ये विसर्ग था लेकिन जीवा मूल्य बनकर क्या बन गया? अर्ध विसर्ग बन गया। नहीं तो विसर्ग भी रह सकता है, यानी यहाँ विकल्प है, विसर्ग भी रह सकते हैं और जीवा मूल्य यानी अर्ध विसर्ग भी हो सकते हैं। ऐसे ही उपध मानीय में अर्ध विसर्ग पे, अर्ध विसर्ग फे इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपध मानिया। अर्ध विसर्ग पे, अर्ध विसर्ग फे के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे उपधमानीय वर्ण कहते हैं। सिंपल सी पहचान ये है कि क और ख के पहले जो अर्ध विसर्ग लगते हैं वो जीवा मूल्य हो गए और पे और फे के पहले जो अर्ध विसर्ग लगेंगे वो उपधमानीय वर्ण कहे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि अर्ध विसर्ग पे, अर्ध विसर्ग फे के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे उपधमानीय वर्ण कहते हैं। जैसे वृक्ष पतति, वृक्ष फलति। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उपधमानीयानाम ओष्ठौ। अब हम देखते हैं कि कुपवो, ऐसे ही अर्ध विसर्ग का और अर्ध विसर्ग प, यानी इसमें दोनों को वो लगा के तो इसकी द्विवचन हो गया है पौचे, यानी के और पे के के और पे से पहले अर्ध विसर्ग ही विकल्प से उपधमानीय बन जाता है, यानी कि ये उपधमानीय और जीवा मूल्य दोनों बन जाते हैं।
ऐसे ही कार और इफ प्रत्यय देखते हैं कि वर्णातकार है, कि संस्कृत व्याकरण में कार प्रत्यय लगाकर बोलना चाहिए। यथा ए प्लस कार अकार, कै प्लस कार ककार, खे प्लस कार खकार, गे प्लस गकार गकार आदि। ऐसे ही रे में इफ प्रत्यय यानी रे प्लस इफ प्रत्यय लगाकर रेफ कहना चाहिए। फिर देखते हैं कि आनुपूर्वी या पदों का अंतक्रम। ये चीज़ क्या होती है कि किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम में व्यवस्थित रहते हैं उस क्रम का नाम आनुपूर्वी होता है। यानी किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम में रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, उस क्रम का नाम आनुपूर्वी होता है। जैसे बालक शब्द में 6 वर्ण हैं, बे आ ले के, तो ये आनुपूर्वी हो गया। ऐसे ही बालक और राम के अंत में अकार है, ये अकारांत शब्द हैं। हरि कवि रवि आदि इकारांत शब्द हैं। भानु गुरु शिशु आदि उकारांत शब्द हैं। पितृ भ्रातृ मातृ जामातृ आदि शब्द ऋकारांत शब्द हैं। राजन आत्मन आदि नकारांत शब्द हैं। मनस पयस यशस आदि शब्द सकारांत शब्द हैं। शरित जगत आदि शब्द तकारांत शब्द हैं। अगली वीडियो में हम माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।